नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन होता है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। और मैं आपको बताना चाहती हूं, हमारा कार्यक्रम नमस्कार एमपी जो है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक आपके बीच में हम लेकर आते हैं 12 से 1 के बीच में। इसी के साथ में हमारा कार्यक्रम जो होता है विभिन्न क्षेत्रों पे हम लगभग बातचीत करते हैं और अपने एक्सपर्ट से जोड़ते हैं। और इसी के अलावा अगर मैं बात करती हूँ आज के विषय की, तो वो बहुत ख़ास है। जी हाँ, हम हमेशा बातचीत करते हैं कि हमें कैसा काम करना चाहिए, प्रोफेशन में कैसा होना चाहिए, लेकिन क्या आपने उस जीवन के बारे में सोचा है जब हम रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद में हमारा क्या जीवन होता है। तो इसी कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिस पे हम कई बार डर भी जाते हैं, सोचते हैं कि इसके बाद में कैसा होगा। तो उसी पहलुओं के बारे में हम आप तक पहुंचाएंगे वो बातचीत जो इन सब चीज़ों को इस समय पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आज का जो हमारा विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है सेवानिवृत्ति के बाद में क्या जीवन होना चाहिए। आप जब रिटायर हो जाते हैं कैसा जीवन होना चाहिए, उस पर हम विस्तार पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नज़र डालते हैं हमारे आज की तिथि पर। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की तिथि है, दिन है गुरुवार, तारीख है 18 मई 2023। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। और जब भी हम बात करते हैं इतिहास की, तो ऐसे ही कुछ इतिहास हैं जो हम आज के दिन आपको बताएंगे। लेकिन ऐसे कुछ खास दिन भी हैं जो इतिहास में रचे गए थे, जिसको हम आज तक मना रहे हैं, उसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन नज़र डालते हैं आज के इतिहास पे कुछ खास बातों पर। आज की अगर मैं बात करती हूँ तो 1848 की बात करेंगे। आज ही के दिन में जर्मनी में पहली नेशनल असेंबली का उद्घाटन किया गया था। इसी के साथ में 1865 की बात करते हैं तो विश्व संचार दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 1888 में अमेरिका में पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजाकर दिखाया गया था। 1912 पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पोंडलिक रिलीज़ की गई थी। ये बहुत ख़ास बातें हैं जो मैंने आज आपको बताई। लेकिन और भी ये बात बताना चाहती हूँ, आज का दिन यानी कि 18 मई का जो दिन है वो हम लोग विश्व एड्स टीकाकरण दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। और इसी के साथ में हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी मनाते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ, जो कि हम आज बात कर रहे हैं विश्व एड्स टीकाकरण को लेकर। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की बात अगर करते हैं तो उनकी बात मैं बताना चाहूँगी कि मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक बार वो भाषण देने गए। और भाषण के दौरान ही उनको इस बात का एहसास हुआ कि अगर हम एड्स की बात कर रहे हैं तो आज का दिन जो होगा उसको हम एड्स टीकाकरण दिवस के तौर पे मनाएंगे। बस उसी दिन सुनिश्चित कर लिया गया कि आज यानी 18 तारीख को प्रतिवर्ष, और ये घटना थी 1997 की, जब उन्होंने अपना भाषण दिया था। और बस तभी से ये शुरुआत हो गई आज के दिन में। और इसी के साथ में अगर मैं आपको बताती हूँ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, तो 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी। और भी हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी आज का विचार। स्वामी विवेकानंद जी को सभी पढ़ते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं, और उन्हीं का विचार आज मैंने लिया है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। कितनी अच्छी बात कही है। जब भी हम किसी काम की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो हमेशा कहा जाता है कि मेरा विश्वास मत उठने देना, यानी कि कमिटमेंट। जो भी आप कमिटमेंट करते हैं उसको अगर आप सही समय पे पूरा करके देते हैं तो लोग आप पे विश्वास करते हैं। और एक विश्वास ही ऐसी चीज़ होती है जो अगर एक बार उठ जाती है तो वापस आप उस व्यक्ति पे कर नहीं सकते हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, और हमें इस बात को अपने जीवन पे अमल भी करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज का विषय बहुत खास है। सेवानिवृत्त के बाद में अगर हम जीवन की बात करते हो तो कैसा होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम मुलाकात कराते हैं हमारे बीच में मौजूद बहुत ही खास मेहमान और बहुत ही खास हमारे गेस्ट हैं। श्री कृष्णकांत कुशवाहा जी हैं, जो कि रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी से। हम आपका स्वागत करते हैं सर। इसी के साथ में हमारे बीच में श्रीमती मारिया सैफी हैं, जो कि गृहिणी हैं, और हम आपका भी स्वागत करते हैं मैम। सर, मैं सबसे पहले मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप रिटायर्ड तो हैं ही इतने बड़े ओहदे से, लेकिन इसी के साथ में हमें आपके बारे में पता चला है कि एक बहुत अच्छा आप लाफ्टर क्लब भी है, वो जो आप योगा क्लब है वो आप चलाते हैं, उसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर रिटायरमेंट की बात करते हैं तो आपके हिसाब से आप क्या उसको डेफिनेशन देना चाहते हैं? रिटायरमेंट एक्चुअली पहले भारत देश में जो
एक एज थी, एवरेज एज 59 ईयर्स मानी जाती थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा होगा 60 ईयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटायरमेंट एज है और स्टेट गवर्नमेंट में 62 ईयर्स है। दूसरे क्या होता है, कार्य क्षमता भी धीरे धीरे करते करते आदमी कम हो जाती है, तो 60 साल तक पहुंचते पहुंचते उसकी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है, बहुत सारी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 60 ईयर्स में उसकी कार्य क्षमता इतनी नहीं रहती, अब की दिमाग उसको नौकरी में और आगे जारी रखा जाए, तो इसलिए उसको सेवानिवृत्ति बोला गया। उसको सेवानिवृत्ति 60 साल में दे दिया जाता है। और एक आपको बहुत मतलब हाथ से बात है कि लोग पेंशन, एक गांव का आदमी उससे पूछो वो लोग पेंशन जानता है, लेकिन पेंशन की हिंदी नहीं जानता है। तो पेंशन की हिंदी होती है निवृत्तिका। जी जी जी। तो इसलिए एक सिस्टम बनाया गया कि 60 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट कर दिया जाता है इसी। बिल्कुल। जब हम सेवानिवृत्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरीके से कृष्णकांत जी बता रहे हैं कि जब हम नौकरी करते हैं तो एक सुनिश्चित एज के बाद में हम रिटायर हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने उस पहलू को देखा है, एक ऐसा तबका भी है जो रिटायर होता ही नहीं है। मुझे लग रहा है काफ़ी सारी महिलाओं के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी। बिल्कुल, मैं उस तबके की बात कर रही हूँ, वो महिलाओं की बात कर रही हूँ, चाहे वो काम करती हैं घर बाहर या फिर नहीं करती हैं, हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन वो कभी रिटायर नहीं होती हैं अपने काम से। तो आज मैं आपको एक ऐसी महिला से ही मुलाकात करवाऊँगी और उन्हीं से ही हम बातचीत करेंगे, जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी हैं, साथ में वो अपने घर को संभाल रही हैं, उनका जो एक हॉबी था, पैशन था, उसको भी लेकर चल रही हैं। तो सबसे पहले मारिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे सर बता रहे हैं कि एक एज हो जाता है, उसके बाद में हम रिटायर हो जाते हैं, अपनी जो भी प्रोफाइल रहती है। एक महिला के लिए रिटायरमेंट का क्या शब्द होता है? तपस्या जी, रिटायरमेंट प्लान उनके लिए है जो जॉब कर रहे होते हैं या कुछ किसी क्षेत्र में कोई काम कर रहे होते हैं। पहली बात तो महिलाओं के काम को काम ही नहीं माना जाता है, तो रिटायरमेंट प्लान ही कहाँ होगा उनके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि पहले तो हम ये समझें कि हाउस वाइफ जो है वो एक फुल टाइम जॉब है। जब वो जॉब ही नहीं मानी जाती तो रिटायरमेंट प्लान तो है ही नहीं, यानी ये थ्रू आउट दी लाइफ आपको कंटिन्यू करना है इस काम को। आज अगर हम हमारे बड़ों को देखते हैं, हमारे फादर्स जो हैं वो एक बार फिर भी एक एज पे रिटायर हो जाते हैं, हमारी माँ कभी रिटायर ही नहीं होती है। वो तो हमेशा ही रिटायरमेंट प्लान उनके लिए कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि उनकी वजह से, क्योंकि वो निरंतर काम कर रही थी, तो आज हम लोग, मेरी माँ है, मेरी सास हैं, वो काम कर रही हैं, इसलिए हमारे घर के जो पुरुष हैं वो बाहर जा रहे हैं और अपना काम कर पा रहे हैं। कितनी अच्छी बात यहाँ पे बहुत साधारण शब्दों में मारिया ने बोल दी कि अगर वो काम ना करेंगी, महिलाएं अगर काम ना करेंगी, अगर वो रिटायरमेंट ले लेंगी, तो जो पुरुष घर से बाहर जा रहे हैं वो कैसे काम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे बैकबोन जो हैं वो महिलाएं हैं, जिसके कारण से पुरुष बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाज में काम कर पाते हैं। और जब वो रिटायर होते हैं उसके बाद भी मुझे लगता है महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसके बारे में हम ज़रूर बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कुशवा जी जानना चाहती हूँ कि नॉर्मली जब रिटायर हो जाते हैं तो जब आप रिटायर हो रहे थे तो मन में क्या चल रहा था? क्योंकि बहुत सारी उथल पुथल होती है, हम इतने सारे चीज़ों से गुजरते हैं जब हम जॉब प्रोफाइल में रहते हैं, एक हमारा टाइम स्केड्यूल रहता है, लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो क्या उस समय मानसिकता होती है, क्या चीज़ें चलती हैं? मैं तो एक असामान्य पुरुष हूँ, सामान्य नहीं हूँ। मैं नौकरी में था तब भी प्लानिंग होती, मेरे को बड़ा अच्छा लगता, छुट्टियाँ भी बहुत अच्छी लगती नौकरी में रह के, और मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था मैं रिटायर हूँ। तो बहुत सारी मेरी हॉबीज़ थी जो नौकरी में रहते हुए नहीं हो पा रही थी, तो पूरी इच्छाएं थी कि रिटायरमेंट के बाद ये सब कंप्लीट करूँ। जैसे रिटायरमेंट के बाद हमने सितार सीखा, जो कि भारतवर्ष में सबसे कठिन इंस्ट्रूमेंट है वाद्यों में, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सीखा और उसमें कम से कम 20 राग सीखा उसको। तो जो हमारी इच्छाएं हैं उसको हमने पूर्ति कर रहे हैं। लाफ्टर क्लब भी जैसे हम फुल फ्लेज नहीं चला पा रहे थे, अभी उसको अच्छी तरह हम चला रहे हैं, कम से कम 120 मेंबर हो गए हैं इस तरह। तो मेरी पहले से प्लानिंग थी, जो हम उस समय नहीं कर पाए अब करेंगे। बागवानी वगैरह शुरू कर दी, म्यूजिक, अभी स्टार मेकर पे गाने गाते हैं, 3-4 गाने गाते हैं। तो फुल्ली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और सबसे अच्छा दिन तो रिटायरमेंट का ही होता है। राजा का जीवन होता है, उस समय कोई टेंशन नहीं, न पढ़ाई की टेंशन, न होमवर्क की टेंशन नहीं। तो क्या आपके जो साथी और रहे होंगे जब वो रिटायर होंगे, क्या उनकी भी यही मनोस्थिति थी? अधिकतर रहती, अब जो लोग नहीं एडजस्ट कर पाते तो उनको तकलीफ होती है, लेकिन इसको फुल्ली एंजॉय करना चाहिए। इससे भाग्यशाली कुछ नहीं, बहुत लोग तो पहले ही रिटायर हो जाते 60 साल से पहले ही।
तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट में तो ईश्वर की कृपा है कि हम रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायर हो रहा है, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ शरीर है और भगवान ने सबसे ज़्यादा ध्यान मनुष्य के ऊपर ही बनाया है। बिल्कुल। तो इतना अच्छा शरीर हमारा बनाया है, इस तरह हमको दिमाग दिया है, आमोद प्रमोद दिया, तो उसको हम एंजॉय करें। जो चीज़ हम नौकरी में रहते हुए नहीं कर पाए हैं, जैसे कई लोग घूमने का शौक रहता है घूमें, किताबों को पढ़ने का शौक किताब पढ़ें, म्यूजिक करें, तो ये बहुत सौभाग्यशाली रिटायरमेंट के बाद इसको एंजॉय करना चाहिए और सबको माइंड चेंज करना चाहिए इसमें। जी बिल्कुल। इसी के साथ में आपको मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन है नमस्कार एमपी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से और जो भी हमारा आज चर्चा का विषय है उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ में मानिए जब हम मनोस्थिति की बात कर रहे हैं तो जब हमने बोला कि रिटायर होते हैं तो तब क्या मनोस्थिति होती है, लेकिन अगर मैं उस पहलू पे बात करती हूँ कि जब कोई लड़की हाईली क्वालिफाइड होती है और उसके बाद भी अगर वो किसी भी कारण के वश में जॉब नहीं कर पाती है, तो उस समय उस लड़की के मन में, उस महिला के मन में क्या चल रहा होता है? जैसे सर ने कहा ना कि एकदम लाइफ में चेंज आ जाता है 60 साल की आयु में, वो चेंज मुझे लगता है शादी करते साथ ही आ जाता है उसके लिए। मतलब ये प्री रिटायरमेंट ही रिटायरमेंट आ गया आपके लिए लाइफ में, जब आप शुरुआत ही में ही आपको रिटायरमेंट दे दिया गया हो। लेकिन मतलब ये बहुत मुश्किल काम होता है एक महिला के लिए इसको एक्सेप्ट कर पाना, लेकिन अगर हम हमारी प्रायोरिटी को समझते हुए इस काम को करते हैं तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती के साथ करें तो ऑफकोर्स ये मुश्किलें बढ़ाता है। हम हमारे हाउसवाइफ का एक्चुअली क्या काम होता है कि हम हमारे आगे अपनी फैमिली को रखते हैं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देते हैं। बहुत अच्छी बात होती है ये करना, लेकिन उसके साथ अगर हम हमारी प्रायोरिटीज़ में अपने को भी शामिल कर लें, खुद को शामिल कर लें, तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। वो कैसे शामिल किया जाए और आपने कैसे शामिल किया उसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं कुशवा जी से जानना चाहती हूँ कि आपने जैसे बताया कि लाफ्टर योगा क्लब आपने स्टार्ट किया और रिटायरमेंट के बाद ही आपने स्टार्ट किया। नहीं, चल तो पहले से रहा, 2006 से चल रहा था, लेकिन हम फुल टाइम नहीं दे पा रहे थे, पूरा डिवोशन से नहीं कर पा रहे थे। तो आज आपका जो लाफ्टर योगा क्लब है, तो उसमें आपने जो लोगों को उसमें जोड़ के रखा है वो सब रिटायर्ड ही हैं या कोई भी उसमें जुड़ सकता नहीं, है? मेरा जो भी वर्ल्ड लाफ्टर डे था अभी 7 मई को, तो उसमें हमने विश्वास सारंग जी को भी आमंत्रित किया था। वो भी बहुत प्रसन्न हुए कि मैक्सिमम क्लब जो होते हैं या तो लेडीज़ क्लब होते हैं, या तो ओल्ड लेडीज़ क्लब होंगे, या सीनियर सिटीजन क्लब होंगे, या यंग चैप क्लब होंगे। मेरा ऐसा क्लब है, विशेष क्लब, जिसमें 12 साल से लेके और 90 साल तक के लोग जुड़े हुए हैं। तो हर एज ग्रुप के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। आपने तो इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया अपने रिटायरमेंट के समय को, लेकिन लोग अधिकतर गलती कहाँ करते हैं जब वो रिटायर होने वाले होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी आमतौर पे गलतियाँ कहाँ होती हैं? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जैसे मैं असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हुआ, तो कई लोग उसको छोड़ नहीं पाते, पूरे लाइफ नहीं छोड़ पाते। उसको भूल जाइए। आप एक चेयर के लिए थे, वो चेयर छूट गई, आप भी छूट गए, और कुर्सी से हटने के बाद कोई पूछता भी नहीं। तो उस चीज़ को जब तक आप निकालेंगे नहीं, जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप एक सामान्य पब्लिक बन जाइए, एक सामान्य नागरिक बन जाइए, तो जीवन ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी हिच बहुत है, कई लोगों जैसे मैं प्रेरित करता रहता हूँ, भाई आप लाफिंग योगा आइए, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे घर में तो योगा कर लेता हूँ। ठीक है, घर में आप योगा कर लेते हो, लेकिन आप जो पब्लिक में आप बातचीत करते हैं, अपनी बातें करते हैं। दूसरा, जैसे हम हंसते हैं लाफिंग क्लब में, हमारे फेस की 45 मांसपेशियाँ होती है जो एक्सरसाइज होती है। बिल्कुल। तो जो आपके चेहरे पर ग्लो आता है, हंसने से ही आता है। तो आप घर में योगा करके हंस थोड़ी लोगे आप, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। फिर मेंटल आपको नहीं मिलेगा। आप फिजिकली आप कर सकते हैं, फिजिकली फिट हो सकते हैं, लेकिन मेंटली नहीं फिट हो गए, तो वो सब हिच से बाहर निकलना है। दूसरा, हम हंसते नहीं है, सोचते हैं हम तो सीनियर सिटीजन हो गए, हंसेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलता। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये दिमाग से आप निकाल लीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप यहाँ पे लगातार बता रहे हैं, उस पर हम आगे फिर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ नंदस्वरूप मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। प्रश्न कीजिए। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि सेवा के बाद ऐसा कौन सा करना चाहिए जिसमें देश का हित हो, जिसमें समाज का हित हो, जिसमें अपना हित हो और मेरा समस्त हित हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं नंदस्वरूप जी कि
जब हम अपने रिटायरमेंट हो जाता है तो समाज के लिए हम क्या करें, बात वही हो रही है। जब हम जॉब कर रहे होते हैं तब भी हम समाज के लिए भी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं खुद के लिए तो करते ही हैं, लेकिन उसके बाद में हम समाज के लिए क्या करें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। समाज के लिए हम बहुत योगदान दे सकते हैं। हर आदमी में अलग अलग टैलेंट होता है, तो सेवा का आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आप करिए आप सेवा। जैसे मैं एक्यूप्रेशर जानता हूँ, ये लाफ्टर योगा जानता हूँ, इसके माध्यम से जो आप जानते हैं उसको आप समाज को दीजिए, और समाज में आप 4 लोगों से जुड़िए, उनके साथ हंसिए, भी एक योगदान हुआ आपका। अच्छे फीलिंग्स रखिए, आप अच्छे विचार रखिए, वो भी एक योगदान ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे कही। मारिया, जैसे कि आप अभी हम लोग बातचीत जब आपसे कर रहे थे तो आपने कहा कि खुद को भी नहीं भूलना है। घर की प्रायोरिटीज़ तो हमने सेट कर ली हैं और वो हमें हमेशा करनी है, खुद को नहीं भूलना है। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपने अपनी हॉबीज़ को, या फिर जो आपने कहा कि नहीं भूलना है, उसके लिए आपने क्या कदम उठाए? शुरू में तो सबकी तरह मतलब मैंने भी गलती करी। मैंने खुद को भूलकर फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, मैंने अपने बड़ों से सीखा कि बहुत ज़रूरी है, अगर हमें उन्हें खुश रखना है तो पहले हम खुद खुश रहें। जिस तरह सर ने बोला ना कि रिटायरमेंट के बाद वो काम करना चाहिए जो हमने ज़िंदगी भर नहीं किया, तो आपके पास एक एज लिमिट है कि आप इस एज के बाद वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते थे। लेकिन एक गृहिणी बनने के टाइम पे आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है। आप चाहें तो पूरी लाइफ काम करेंगे दूसरों के लिए, या फिर आप उसके साथ एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप शुरू से ही वो करते हुए चलें जो आपको पसंद है। छोटी छोटी चीज़ें, बुक पढ़ना हुआ, संगीत सीखना हुआ। आपने क्या किया? बचपन से मतलब मेरा ये था कि मेरा करियर कभी मैंने इतनी जल्दी डिसाइड नहीं किया था। मेरा रिटायरमेंट प्लान पहले से प्लान था। मुझे पता था कि रिटायरमेंट के टाइम के बाद मुझे फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करनी है, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करनी है। ओके। मैं पचमढ़ी से बिलोंग करती हूँ, घना जंगल है, बेहद खूबसूरत वन्य प्राणी हैं, सब है। तो मेरा रिटायरमेंट प्लान पहले से तय था। अब रिटायरमेंट क्योंकि जॉब शुरू होने के पहले ही आ गया, तो मैंने फ़ोटोग्राफी को ही आगे बढ़ाया। आपकी फ़ोटोग्राफी के कुछ यहाँ पे जो शॉट्स हैं वो हम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको अपने कैमरे में संजोया है, और जिस तरीके से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। क्या आप इसे बता पाएंगे कहाँ का है ये? ये मेरे ही शहर पचमढ़ी के बी फॉल का एक शॉट है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। और इसी के साथ में मुझे लगता है कि जितने भी आपने इससे पहले भी जो एक इसके बारे में आप क्या बताना चाहती हैं? ये इस भोपाल पिक्चर? के कैरवा डैम का है ये पिक्चर। ये मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि भोपाल की जो नेचर ब्यूटी है अब उसको भी एक्सप्लोर करूँ, वो सामने लेकर आऊँ, और जो छोटे छोटे क्षण हैं जो हम अक्सर अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में खो देते हैं, बिल्कुल, मैं ये उन्हें अब बहुत ही सामने लाना खूबसूरत सा चाहती दिख हूँ। रहा है मारिया यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे हम जो जन्नत की बात करते हैं उसी तरीके से पिक्चराइजेशन है ये कहाँ का है और कब लिया गया है आपके द्वारा? ये 2 साल पहले पचमढ़ी के धूपगढ़ एक स्पॉट है, ये धूपगढ़ का पॉइंट है, और आपको शायद हैरानी हो, ये सारी पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं ये सब मेरे मोबाइल से खींची हुई पिक्चर्स हैं, एक भी DSLR की नहीं है इनमें से। बहुत ही खूबसूरत। और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं ना कि टैलेंट हर व्यक्ति के अंदर होता है, यहाँ पे कृष्णकांत जी भी यही बोल रहे थे, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक टैलेंट होता है, लेकिन हमको सही समय पे समझना है और उसको हमें निखारना है। जैसे मारिया ने भी कहा रिटायरमेंट प्लान उन्होंने पहले कर लिया था, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा प्लानिंग रहा, क्योंकि जब हम उसको समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं, विकल्प हमारे पास अच्छा होता है। नहीं, हम ये समझ पाते हैं कि एक्चुअल में हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए रिटायरमेंट प्लान कहीं से भी प्रेशराइजेशन नहीं है। बिल्कुल, ये हम खुल के सोच सकते हैं। करियर हम लिमिटेड ऑप्शन सोचते हैं जो हमारे लिए फ़ायदा करेगा। रिटायरमेंट अच्छी प्लान बात। हम हमारे अकॉर्डिंग सोचते हैं। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे कही कि रिटायरमेंट प्लान के कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। कृष्णकांत जी भी इस बात से मुझे लगता है वाकिफ रखते होंगे कि क्या वाकई रिटायरमेंट प्लान का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, जैसे मारिया बोल रही हैं? नहीं जो चाहे हम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे कि लोग गलतियाँ करते हैं, खास तौर पे जब रिटायर हो रहे होते हैं तो उनका जीवन, जैसे आपने बोला कि वो सोचते हैं हम हंसेंगे भी नहीं अब, क्योंकि अब हम तो बड़े हो गए, सीनियर सिटीजन में आ गए, तो वो जो गलतियां होती हैं क्या उनकी मनोस्थिति को खराब करके अन्य परिवार के लोगों पे भी इसका असर पड़ सकता है? हाँ, सबसे पहली चीज़ तो मैं शेयर करना चाहूँ, भूल जाऊँगा भी। एक पुरानी कहावत कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो फिर हार गए आप। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं तो बुजुर्ग हो गया, मैं तो बुढ़ा हो गया। सब लोगों से मैं शेयर करना चाहूँ, मैं आज भी अपने को यही सोचता हूँ, मैं 25 साल वाला ही हूँ, उससे ऊपर मैं सोचता ही नहीं हूँ।
अभी हास्य योग क्लब के साथ हमने वॉलीबॉल क्लब भी चालू किया, उसमें 28 साल तक के बच्चे हैं, उनके बराबर टक्कर के देख मैं खेलता हूँ कि मैं अपने सोचता नहीं कि मैं 25 साल से ऊपर हूँ। तो ये मन में ज़रूर रखना है कि, और दूसरी चीज़ सीखने की प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ना है। अगर सीखने की प्रवृत्ति छोड़ दी तो आपका ब्रेन जो है डेड होने लगेगा, फिर सब चीज़ें आप शिथिल होने लगेंगे। तो ब्रेन को हरदम कुछ जो भी आप सीखने की प्रवृत्ति है, जैसे मैडम फोटोग्राफी सीखती हैं, बहुत ही अच्छी बात है, क्रिएटिव चीज़ सीखती हैं। इसी तरह आपको जो भी आप कुछ न कुछ ज़रूर सीखते रहें, तो उससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा, पूरे जीवन भर सीखते रहें। तीसरा है अपना बचपन कभी न भूलिए, ये सोचिए कि मैं बच्चा ही बिल्कुल, तो आपकी एनर्जी लेवल हरदम मेंटेन रहेगा उसमें। तीसरा जैसे चौथे मैडम बोल रही हैं कि कई लोग एक्टिव, घूमना पूरे वर्ल्ड में कोई भी डॉक्टर वो भी बोलता है कि आपको घूमना बहुत आवश्यक है, कि घूमने से अच्छा एक्सरसाइज हमारे लिए कुछ है नहीं। हमारा पूरा शरीर जो है छोटे छोटे सेल्स से बना होता है, हर सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप बीमार होते जाएंगे, वहाँ बीमारी फैलती जाएगी। तो घूमना फिरना जरूरी है, आपको चेंज तो होना पड़ेगा। अगर अच्छा लाइफ जीना है, नहीं तो नहीं जीना है तो फिर सर मैं यहाँ पे टोकना चाहती हूँ आपको, क्योंकि आपकी बात जो है घूमने की है, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने यहाँ पे एडवाइस दिया है, लेकिन एक बड़ी समस्या या दुविधा कह सकते हैं यहाँ पे होती है। जब हम रिटायर होते हैं तो फाइनेंस थोड़े से हमारे गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि अब हम पेंशन पे आधारित हो जाते हैं, और कई बार कुछ सेक्टर्स में तो पेंशन भी नहीं होती, और अब तो पेंशन होती भी नहीं है। लेकिन तो क्या ऐसी परिस्थिति में आप बोल रहे हैं घूमना चाहिए, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कैसे घूमा जाए, क्योंकि अब तो हम पेंशन पे डिपेंड हो चुके हैं। नहीं, तो घूमने में कोई पैसा नहीं लगता, घूमना तो फ्री में घूमना है, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगता। और पूरी लाइफ आपको प्लानिंग करके चलना है, और कभी हमें अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना है। जो भी हमारे लिमिटेशन, जितनी हमारी सैलरी है, अगर उसमें हम प्लानिंग करके रहें ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। जिनको पेंशन नहीं मिलती उनको प्रोविडेंट फंड मिलते हैं, और अच्छे लमसम अमाउंट्स मिलते हैं उनको। तो प्रधानमंत्री की योजना भी है, रिटायरमेंट के बाद 15 लाख उसमें इन्वेस्ट करिए, हर महीने आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, और छोटी छोटी बचतें आप करते रहिए प्लानिंग करके, तो अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, किसी देख के आप परेशान न होइए। हर आदमी अपने नीचे वाले को देखिए, आप ज़्यादा खुश रहेंगे। अगर ऊपर को देखेंगे बहुत परेशान रहेंगे। हाँ, ऊपर देखिए, आप आगे बढ़ने के लिए सोचिए, अच्छी बात है, लेकिन उसको देख के नहीं उसके BMW मेरे पास भी होना चाहिए, तो दुख का कारण होगा, फिर उसमें परेशान होंगे। बिल्कुल, प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम बेस्ट प्लानिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि स्पेशली फाइनेंस की, तो मुझे लगता है कई सारी तकलीफ़ें जो हमारे जीवन में आने वाली होती हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारा कार्यक्रम जो है सजीव फ़ोन इन है, यानी कि हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। लगातार मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे कार्यक्रम में आप जुड़िए। टेलीफोन नंबर्स लगातार हम टेलीविज़न पर स्क्रीन पर दिखाई ही रहे हैं, उन नंबर पर आप फ़ोन कीजिए और जुड़िए। मारिया जी, आपने बताया फोटोग्राफी का आपको शौक था, जो आपने रिटायरमेंट प्लान के लिए रखा था, और जो आपने उसको अभी बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज़ किया। हमने आपके फ़ोटोग्राफ्स भी देखे। कहाँ से सीखा, मतलब, या इसके लिए भी आप सीखा, या खुद से आपने सोचा कि नहीं मैं ट्राई करना शुरू करती हूँ? जी, ये मैंने एक्चुअली कहीं सीखा नहीं था। ये मैं अक्सर अब कहीं घूमने जाते हैं तो कोशिश करती थी कि जो व्यू मेरी आंखें देख रही हैं मैं उसे कैप्चर कर सकूँ, अपने साथ घर लेके जा सकूँ। तो ये शौक़ हमेशा से रहा और उसी को मैंने आगे बढ़ाया। अभी तक तो मैंने कहीं ऐसे प्रोफेशनल अभी स्टार्ट नहीं करी है, पर मैं बहुत जल्द कोशिश कर रही हूँ कि उसको और प्रोफेशनली मैं। ये पिक्चर के बारे में मैं जानना चाहूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा पिक्चर है, एक महल और तालाब का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, जिसका पिक्चराइजेशन महल का जो है वो उस तालाब के पानी में नज़र आ रहा है, दर्शा रहा है, तो उसके बारे में बताइए। ये हमारे ही भोपाल का एक है, नूरत सबा पैलेस की पिक्चर है ये। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने यहाँ पे जिस तरीके से उसको उतारा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी महल, जो रजवाड़ों के महल होते हैं उसके किनारे का जो एक दृश्य होता है, उस तरीके से ये नज़र आ रहा है। एक्चुअली फ़ोटोग्राफी में मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि हम जो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते चलते हैं ना, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मैंने जॉब छोड़ी, घर परिवार अपनाया, तब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये भी कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है ना। ज़रूरी नहीं हम इसको एक नाम दें कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ या मैं कोई बड़े ओहदे पर हूँ, हम इसको ज़रूरी नहीं कोई नाम दें। हम एक आम ज़िंदगी को भी बहुत खूबसूरती के साथ अपने शौक़ को कंटिन्यू करते हुए जी सकते हैं। मुझे लगता है ज़िंदगी का बेसिक मकसद होता है खुश रहना, बिल्कुल, हर हाल में, चाहे आपकी एज 60 के ऊपर हो या आप 25 साल के ही क्यों ना हो, हर उम्र में आपको हर पहलू में खुश रहना चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी फ़ोटोग्राफी से लोग भी खुश हों, देखें, उनको भी वो व्यू देख के वो खुशी मिले जो उस वक्त खींचते वक्त मुझे हो रही थी।
बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ बोली कि मकसद अगर हमें अपने जीवन का पता चल जाता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। और वाकई हमारे मकसद जो जीवन के वो यही है कि हमें खुश रहना है। किसी को गाकर खुशी मिलती है, किसी को पेंटिंग करके खुशी मिलती है, किसी को एंकरिंग करके खुशी मिलती है, तो सबका अलग अलग है। और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बोली है। यहाँ पे मैं सर आपसे भी जानना चाहती हूँ कि अगर मैं फाइनेंस की बात करती हूँ, रिटायर हो जाते हैं तो हमें अपने छोटी छोटी बचत को कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि कभी ऐसा होता है ना अनसीन हमारे पास कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या सेविंग होनी चाहिए, किस तरीके से कर सकते हैं? हम लोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले या गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी सब मिलती है, हम लोगों के लिए समस्याएं नहीं है। लेकिन जो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में है तो उन लोगों को फिर इंश्योरेंस वगैरह करा के रखना चाहिए उसमें, क्योंकि कई बार बहुत लंबे खर्चे आ जाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे मुश्किल हो जाएगी, तो उनको छोटी छोटी सेविंग का इंश्योरेंस ज़रूर करा के रखना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर में जिनको मेडिकल फ्री फैसिलिटीज नहीं है तो उनको ये करना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ में हम कुछ पिक्चर्स और मारिया जी के देखेंगे जो उन्होंने फोटोग्राफी की है। वो पिक्चर्स हम स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे कि कितने खूबसूरती से उसको कैप्चर किया गया है, और फिर हम उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन उन पिक्चर्स को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस इंटेंशन से उन्होंने पिक्चर्स लिए थे, जैसे ये बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है पिक्चराइजेशन, उसके बारे में आप ही बताइए कि क्या इसके पीछे की कहानी है। ये एक नॉर्मल सा सिंपल सा एक पल है कश्मीर की लाइफ। ये उनके लिए एक बहुत आम बात है कि इस तरह से इतनी डिफ़िकल्टी, इतने मौसम में, कड़े मौसम में वो इस तरह से एक नाव के शिकारा के ज़रिए इस पार से उस पार जाते हैं। लेकिन उतना ही हमारे लिए ये ख़ास पल है, जिनके लिए आम है हमारे लिए ख़ास है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको पिक्चराइजेशन किया है। और अगला अगर हम देखते हैं ये इसके बारे में भी हम जानना चाहिए कि फ्लावर्स हैं, लेकिन इतना प्यारा ऐसा लग रहा है जैसे कैलेंडर हमारे सामने है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ये शायद आपके मोबाइल से लिए गए हैं। ये सारे पिक्चर्स मेरे मोबाइल के हैं जी। इसी के साथ में हम नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हैं, ये कहाँ का है? ये शिमला के एक चहल पहल करती हुई सड़क का है। शाम की ठंडक के साथ लोग किस तरह से कर रहे हैं, ये भी शिमला का एक मौसम का बहुत ही खूबसूरत। हम जाते तो हैं घूमने बहुत ब्यूटीफुल जगह पर, लेकिन कई बार हम सिर्फ देखकर और महसूस करके आ जाते हैं। अगर हम पिक्चर्स लेकर आते हैं इस तरीके से, तो वो हमेशा याद रहती हैं, जो कि आज हम उन्हीं यादों को एक अच्छी खूबसूरत टैलेंट के थ्रू हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा मैसेज भी यहाँ पे लगातार दे रही हैं। इसी के साथ में हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं जी। यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ, लगातार जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज का दिन यानी कि 18 मई जो है वो हम लोग विश्व एड्स टीकाकरण दिवस के तौर पे मनाते हैं। इतिहास के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक भाषण दिया था मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में, और उसी समय उन्होंने 1997 में इसको डिसाइड किया था कि आज के दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन क्या और उससे छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुँचनी चाहिए ना? बिल्कुल। और इसी के लिए हमारे साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर सुगंधा वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैडम, नमस्कार। और जैसे कि आज विश्व एड्स टीकाकरण दिवस है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ खास जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं इसको लेकर? हाँ जी, जैसे कि आपने मुझे बताया कि सभी को बताया कि मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी के अमेरिका प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भाषण दिया था। हाँ, इसके साथ में ये जो विश्व एड्स टीकाकरण दिवस है, ये जो भी वॉलेंटियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने साथ काम करके इस सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन को बनाया है, उनको थैंक्स कहने के लिए भी ये विश्व एड्स टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और इसका मेन एम है ये HIV को रोकने का, प्रिवेंशन के लिए ये टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। क्योंकि अगर किसी को HIV हो गया है तो उसको तो मुश्किल है ठीक करना, लेकिन प्रिवेंशन के लिए हम उनको ये वैक्सीन दे सकते हैं। क्योंकि HIV इन्फेक्शन जो है हमेशा लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करता है, WBC को इफेक्ट करता है, मरीज के इम्यून या शक्ति प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको कम करता है। तो उसको बचाव के लिए ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। तो जिनको एड्स या HIV हो चुका है उनको तो ये इफेक्ट नहीं करता है ज्यादा, लेकिन जो दूसरे नॉर्मल पर्सन हैं, ताकि एड्स से बचाव हो सके, HIV का प्रोग्रेशन रोक सकें,
डिजीज को कम कर सके, उसके लिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है। डॉक्टर सुगंधा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एक्सेप्टेंस कितनी है इसको लेकर, क्योंकि अगर हम टीकाकरण की बात करते हैं तो कितना हमने इसको कंपलसरी किया गया है और कितनी एक्सेप्टेंस है? हाँ, ये कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या HIV अफेक्टेड पेशेंट्स के जो साथ वाले रिलेटिव्स हैं, उनको जरूर लगवाना चाहिए और इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो सभी पर्सन्स को इसको लगवाना बहुत आवश्यक है ताकि ये जानलेवा बीमारी से बच सकें। इसमें सस्पेंशन रहता है किल्ड HIV-1 वायरस पार्टिकल्स का, और इसके साथ साथ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी दी जाती है। हर 3 महीने में ये रिपीट होता है ताकि प्रोग्रेशन डिजीज का रोक सकें। जी बिल्कुल, डॉक्टर सुगंधा वर्मा, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम चर्चा वापस करते हैं। मारिया जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि हाउसवाइफ होने के क्या चैलेंजेस रहते हैं और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को? हाउसवाइफ होने के चैलेंजेस तो क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो कि हम बचपन से कभी सोचते नहीं है कि बड़े होकर हमें हाउसवाइफ बनना है। हमारी प्लानिंग्स दूसरी होती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज शायद यही है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस चीज़ को। हमें लगता है कि ये तो आम बात है, हमारी माँ आज तक करती आ रही हैं, तो ये बहुत आम बात है, हमें तो ये नहीं करना। हमने कभी हमारे करियर के लिए हाउसवाइफ बनना नहीं सोचा होता है। लेकिन जब हम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये कोई आम बात नहीं है, बहुत ही ख़ास बात है। सबके लिए, अपने लिए तो सब जीते हैं, पर अपनी फैमिली के लिए जीना बहुत ही इसके लिए बहुत कुर्बानी और सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत होती है। बस मेरा मैसेज यही है कि ये कुर्बानी और सेक्रीफाइसेस करना बहुत अच्छी बात है। जिस तरह बाहर निकल के काम करना, उनको जितनी इज्जत मिलती है और मिलना चाहिए, लड़कियां जो बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, बिल्कुल उसी तरह से घर में उनका डिसीजन है। अगर वो घर में रहना चाहती हैं तो दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस और इज़्ज़त मिलनी चाहिए, दोनों ही काम को। और हमें दोनों ही काम को महत्वपूर्ण तो बनाना ही चाहिए। लेकिन हाउसवाइफ के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल घर संभालें, अपने परिवार को संभालें, उनका ध्यान रखें, लेकिन साथ साथ अपना भी ध्यान रखें। पहले अपना ध्यान रखें ताकि आप उनका ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। जी बिल्कुल, और मैं यहाँ पे आपके माध्यम से मैसेज भी ये देना चाहती हूँ कि जो थैंकलेस जॉब होता है ना, वो सबसे बड़ा जॉब होता है, क्योंकि हम उसके लिए पे नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो इमोशंस होते हैं, उसमें जो काम होता है, वो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जाते हैं, और वो होता है घर को संभालना। तो हमेशा रिस्पेक्ट करिए उन लोगों की जो घर में रह के काम कर रहे हैं और उनकी वजह से आप काम पे जा पा रहे हैं। तो और इसी के साथ में मैं अंतिम प्रश्न आपसे भी करना चाहती हूँ कुशवा जी कि जो रिटायर हो चुके हैं उनकी दिनचर्या कैसी होना चाहिए, और आप उनको तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो रिटायर हो गए हैं और जो होने वाले हैं? एक तो सबसे बड़ी चीज़, अहम बात ये कहना चाहूँगा मैं कि अधिकतर क्या होता है, हम वर्तमान में नहीं जीते हैं। या तो सोचते हैं यार हम बचपन में कितने अच्छे थे, हमारे जवानी के दिन कितने अच्छे थे, पिछले दिन कितने अच्छे थे, या तो फिर हम भविष्य के लिए परेशान रहते हैं कि हमारा फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, गलती से रिटायर तो हो गए हैं, कल टपक गए तो क्या होगा, फिर जी नहीं पाएंगे। उस चक्कर में हम वर्तमान अपना ख़राब करते। इसलिए है कि कल की खुशियाँ किसने देखी, कल की खुशियाँ किसने देखी, आज की खुशियाँ खोएं क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। क्या बात। तो अगर इस नॉर्म से हम चलें तो अगर हमारा प्रेजेंट अच्छा है तो अपने आप भूत भी अच्छा होगा, भविष्य भी अच्छा होगा आपका। और आपका प्रेजेंट खराब होगा तो भूत भी खराब होगा, भविष्य भी खराब होगा। दूसरे का जैसे रिटायरमेंट, जैसे मैडम बोली कि गृहिणी के कोई रिटायरमेंट नहीं होता है, तो जब हम रिटायर हो गए तो हमारा टाइम कैसे पास हो, तो उसमें भी हमको कोई शर्म नहीं होना चाहिए, हमको घर के कामों में भी हाथ बटाना चाहिए। मैं खुद भी कभी नहीं लिया कि मैं फलाना हूँ ढमाका हूँ। घर में मैं श्रीमती जी हम 3 फ्लोर है 2 फ्लोर हम पोछा लगा लेते हैं, 1 फ्लोर पोछा लगा लेती हैं, पेड़ पौधों को पानी देते हैं, और भी जो काम मिलजुल करते हैं, तो आपका समय उसमें बटेगा, फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी आपकी। बिल्कुल। तो ये सब ध्यान रखना, ये जो जीवन एंजॉय करिए। आजकल जैसे स्टार मेकर ऐप आ गया गाने का, बहुत हम भाग्यशाली कि इस युग में जी रहे हैं। ये गाने की रिकॉर्डिंग के लिए कम से कम 20,000 रुपये चाहिए, एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए। आज हम बहुत भाग से ये सब ऐप के माध्यम से हर चीज़ें मिल जाती हैं, फ्री में उसको करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी, और जिस तरीके से रोचक बातें आपने हमसे साझा करी, और जिस साधारण तरीके से आपने ये बताया कि जितना मुश्किल हमें रिटायरमेंट का शब्द लगता है,
उतना शायद वो मुश्किल होता नहीं है, हम उसे मुश्किल बना देते हैं। तो उसको आसान बनाने के लिए आसान पहले खुद बन जाइए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद में देखिए जीवन कितना सुंदर है। क्योंकि वो जो ख्वाहिशें जो हम छोड़ देते हैं पीछे, वो समय आता है रिटायरमेंट के बाद पूरा करने का। तो मुझे लगता है कि खास जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई है आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की रहेंगी और आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर करेंगे। और हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे श्री कृष्णकांत कुशवाहा जी, जो कि रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी के थे, और इसी के साथ में हमारे साथ में मारिया सैफी थी, जो कि हाउसवाइफ और फोटोग्राफर थी। आप दोनों यहाँ पर समय निकल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। दर्शकों, लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है और ये बहुत खास है। क्योंकि अगर मैं मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे संग्रहालय हैं जो बहुत अहम हैं, जो बहुत ख़ास हैं, जहाँ पे लोग दूर दूर से आके वहाँ पे दर्शन करते हैं, देखते हैं कि क्या इतिहास ने हमने संजो के रखा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि हम बात कर रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, जो कि संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय को विशेषता और महत्व को ध्यान में रखते हुए इन दिवस की शुरुआत की गई थी। और आज जो है वो हम मानव संग्रहालय, और उससे भी एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा जाता है मानव संग्रहालय को, जो हम कई बार मानव संग्रहालय ही बोल देते हैं, जो बहुत खास है हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। तो आइए लेकर चलते हैं मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय की संकल्पना तथा प्रदर्शनियां संग्रहालयों के इस पुराने चौखटे में नहीं बैठती। यहाँ की समस्त प्रदर्शनियों में घर अथवा अन्य वस्तुएं अपने मूल आकार की हैं और कुछ इस तरह से प्रदर्शित की गई हैं कि दर्शक उन्हें चारों ओर से घूम घूम कर उनके भीतर आ जाकर निकटता से देख सकते हैं। संग्रहालय परिसर में घुसने के बाद और कभी-कभी तो इसकी मुक्ताकाश प्रदर्शनियों का एक बड़ा हिस्सा देख लेने के बाद भी आम दर्शक पूछ बैठता है, एक्सक्यूज मी मैम, मैम संग्रहालय कहाँ है? इसकी जनजातीय आवास नामक एक प्रदर्शनी तो सामने पहाड़ी पर है, जिसमें देश के लगभग 25 आदिवासी समुदायों के घर हैं जी और उनकी रोजमर्रा की इस्तेमाल की वस्तुएं। जी, वो सब घर हम लोगों ने देख लिए, बहुत मजा आया है ना। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि संग्रहालय कहाँ है। यही संग्रहालय है। अच्छा। ऐसा है ये संग्रहालय भीमकाय 200 एकड़ में अजगर की तरह पसरा हुआ और फिर भी अदृश्य। मानव संग्रहालय परिसर में 7 मुक्ताकाश प्रदर्शनियां हैं। जनजातीय आवास, तटीय गांव, मरुग्राम, हिमालय ग्राम, शैल कला धरोहर, मिथक वीथी तथा पुनीत वन। स्थानीय पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं विभिन्न जनजातियों व लोक समुदायों के जीवन में कितनी रची बसी होती हैं, इस बात को जनजातीय आवास नामक पारंपरिक घरों पर केंद्रित प्रदर्शनी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है। यहाँ पारंपरिक रूप से निर्मित तमिलनाडु की टोडा तथा कोटा जनजातियों, महाराष्ट्र की वारली, उड़ीसा की गदबा, सावरा और कुटिया कंध जनजातियां, गुजरात की राठवा और चौधरी, संथाल, छत्तीसगढ़ की कमार तथा रजवार, मध्य प्रदेश की अगरिया व भील जनजातियों, उत्तरांचल की थारू, आसाम की बोडो कछारी, मिशिंग व करबी जनजातियों, मणिपुर की थांगकुल नागा व काबुई, नागालैंड की चरवासंग नागा, सिक्किम की लेपचा, त्रिपुरा की रियांग, आंध्र प्रदेश की जतापू, अरुणाचल प्रदेश की गालों,
पश्चिम बंगाल की भूमिज आदि जनजातियों के वास्तविक आकार के घर हैं, जिनमें उन्हीं के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली दैनंदिन जीवन की वस्तुएं प्रदर्शित हैं। इसके अलावा यहाँ कई जनजातियों के युवागृह, देवस्थान, रथ, कोल्हू, खलिहान आदि भी प्रदर्शित हैं। इन सभी घरों को उन्हीं समुदाय के लोगों द्वारा उनकी अपनी सामग्री का इस्तेमाल करते हुए ठीक वैसे ही बनाया गया है जैसे वे अपने स्वयं के घर बनाते हैं। मसलन इस टोडा घर को लें। तमिलनाडु की बेहद सर्द नीलगिरी पहाड़ियां, जहां घास, बेंत, बांस के अलावा कुछ नहीं होता। टोडा समुदाय के लोग इन्हीं उपलब्ध वस्तुओं से पारंपरिक रूप से घर बनाते आए हैं। घर का छोटा सा प्रवेश द्वार सर्द हवाओं को आने नहीं देता और घर के भीतर जलता चूल्हा घर को गर्माए रखता है। घास, बेंत, मिट्टी भी ठंड से बचाव में मदद पहुंचाते हैं। ये प्रदर्शनी आज की आधुनिक विज्ञान व तकनीकी के बरक्स हमारा परिचय देशज ज्ञान पद्धतियों से कराती है। जहां बांस का आधिक्य है वहां बांस, जहां ताड़ के पत्ते हैं वहां उनका, जहां मिट्टी पत्थर का आधिक्य है वहां उन्हीं चीजों के इस्तेमाल से घर और अन्य वस्तुएं बनती हैं। ईंट, रेत, मिट्टी, सीमेंट जैसी इमारत बनाने की आधुनिक सामग्री यहां नदारद है और हम पाते हैं मनुष्य की मूल जरूरतें रोटी, कपड़ा, मकान, गीत कहानी, तीज त्योहार आज भी वही हैं और हमारी पुरानी परंपराएं भी उनका निर्वाह यदि बेहतर नहीं करती तो बखूबी से तो अवश्य करती आई हैं। तटीय गांव प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न तटीय क्षेत्रों जैसे केरल, उड़ीसा के मछुआरों तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व गुजरात के पारंपरिक घर प्रदर्शित हैं। केरल के लकड़ी के बने घर आरापुरा और नालकेट्टू व प्रसिद्ध सर्पाकार नौकाएं चूदेनवल्लम दर्शकों को आकर्षित करती हैं। ये घर, ये नौकाएं सुदूर केरल के गांवों से यहां कैसे लाई गईं, ये अपने आप में एक दिलचस्प कथा है और अलग से एक फिल्म की मांग करती है। मरुग्राम नामक प्रदर्शनी में राजस्थान के जैसलमेर और गुजरात के कच्छ क्षेत्र के पारंपरिक आवास प्रकारों से मरु जीवन की झलकी मिलती है। राजस्थान के राजपूतों के झोपा घर व कच्छ की घुमंतु जनजाति रबारी के पारंपरिक भुंगा घर विषम प्राकृतिक परिस्थितियों में भी तादाद में बनाने के लोगों के अपार कौशल को प्रकट करते हैं। हिमालय ग्राम में प्रदर्शित। तो दर्शकों, अगर हम पारंपरिक रहन सहन की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से संग्रह अगर जो किया गया है वो मानव संग्रहालय में किया गया है, तो आप ज़रूर एक बार जाइएगा और देख कर आइएगा। इसी के साथ में हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत चित्रकारिता करती हैं और चित्रकार हैं, श्रीमती ज्योति उमरे जी। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। ज्योति जी, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। ज्योति जी, जैसे कि हमने आपकी कुछ पिक्चराइजेशंस भी देखी गई थी, बहुत ही सुंदर आप चित्रकारी करती हैं, उसके बारे में तो हम ज़रूर देखेंगे, जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, तमाम दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपने कब से अपने आप को पेंटिंग में या इस कला में अपने आप को ढाला? मैम, मैं ये तो हमारी पूरी फैमिली आर्टिस्ट है मैम। अच्छा। तो ये जो कला है हमने अपने भाई से ही सीखा है और मेरे भैया हैं जो सूरज उमरे, वो फरीदाबाद में है और हम सभी सारे भाई बहन पेंटिंग ही करते हैं और हम भाई बहनों को आगे बढ़ाने के चक्कर में वो कभी आगे नहीं आए। मतलब वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो एक छिपे हुए बैठे हुए हैं पर हम सबको आगे कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने भाई को पहले आगे लाऊं और उसके बाद हम सब आए। आपके गुरु जो हैं वो आपके भाई, मेरे भाई हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ कि कुछ पेंटिंग्स जो मुझे सामने दिख रही हैं, ये किस तरीके की कुछ खास एलिमेंट्स हैं, किस तरीके की? मैम, ये ट्री ऑफ लाइफ है, ये हम वुड पर बनाते हैं।
तो जो स्टोन डस्ट होता है उसको हम बबूल की गोंद में मिलाकर मैम फिर एक कोन बनाते हैं। कोन में हम फिर जैसे कि मेहंदी लगाते हैं ना मैम, मेहंदी की तरीके से हम ये आर्ट को डिज़ाइन देते हैं और ये कई लेयर में कंप्लीट होता है मैम। लेयर बाई लेयर बनाते हैं और इसका प्रोसेस मैम हमारा 20 से 25 दिन का रहता है। एक पेंटिंग एक बनने में? पेंटिंग का हम छोटा पीस बनाए अदरवाइज़ बड़ा पीस बनाए, टाइमिंग हमारा सेम लगना है। और ये कहाँ की मैं बोलूँगी कि कहाँ की ये कला है जो आप इसको आगे बढ़ा रही हैं? ये हमारी भाई ने ही इस कला को उत्पन्न किया है। स्टार्टिंग हमारे भैया से ही हुआ है और अब मैंने ये भोपाल में अब स्टार्ट किया है। कर तो हम 30 साल से भैया के साथ रहे थे, भैया तो बहुत सालों से कर रहे हैं। अब शादी हो गई, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, उसके बाद हम अब ये लेके आए। 2019 से मैंने ये काम चालू किया है। ये कॉन्सेप्ट कैसे मन में आया उनके कि इस तरीके से भी पेंटिंग की जा सकती है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको आपने उतारा हुआ है यहाँ पे? उनको अचानक ही ऐसा लगा कि हम इस तरीके से क्यों ना बनाएं। पहले वो ग्लास पेंटिंग बनाया करते थे, मतलब पेंटिंग तो वो हर तरीके की कर लेते हैं और उसके बाद उन्होंने ये फिर उनको लगा कि थोड़ा सा इस तरीके से इसको डेवलप किया जाए, तो फिर उन्होंने इस तरीके से उसको बनाया और फिर हम सबको सिखाया। बिल्कुल, जो भी आप पेंटिंग बनाती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पे गणेश जी की भी पेंटिंग है जो मैं दिखाना चाहती हूँ हमारे तमाम दर्शकों को। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है ये आपने कब बनाई और कैसे आपके मन में आया? 20 साल पुराना पेंटिंग है। ये 20 साल पुराना पेंटिंग है। ये 20 साल पुराना पेंटिंग और है, 20 लेकिन साल पुराना ये भी पेंटिंग है जो हमारे रूम में 20 साल से लगा हुआ था। तो सब अभी भी आप देख सकते हो कि मतलब मैम ये बिल्कुल नया लग रहा है। बिल्कुल, इसकी मैं देखूंगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे उतारा गया है। और क्या दर्शाता है ये, क्योंकि हम गणेश जी को तो मैम ये देख रहे हैं। डांसिंग गणेशा है, हम्म। तो ये मतलब एंजॉय करते हुए गणेशा बताए गए हैं इसमें। और ये बिल्कुल। हमारा म्यूजिकल डिज़ाइन है जी, इसको भी हम चाहेंगे कि आप सीधा करके हमारे तमाम दर्शकों को दिखाइए। ये भी बहुत पुराना पेंटिंग है। बहुत पुराना पेंटिंग मैम, ये भी 20-25 साल पुराना है मैम। तो ये जो पेंटिंग बोलना चाहिए 20-25 साल की, आज भी वही उसका मैम शाइन हमारी है। पेंटिंग की ये खासियत है, ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। ये मान लीजिए कि ये लाइफ टाइम के लिए है मैम। ये बिल्कुल, आपके मन में कैसे आता है कि इस तरीके से हमें इसका चित्रण करना है? ये कैसे मन में आता है? बस मैम ऐसा लगता है कुछ नया किया जाए। भैया से सीखते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं और हम लोग करते रहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। और इसी के साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कोई अगर इसको सीखना चाहता है तो कैसे सीख सकता है और कितना समय लगता है इसको सीखने में? मैम इसका समय तो 20 से 25 दिन का टाइमिंग है ही है। अब वो स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है कि बच्चा कितने दिन में सीख सकता है इसको। कंटिन्यू बच्चा तो आ नहीं पाता है, क्योंकि ये जो हम एक एक लेयर देते हैं, एक लेयर एक दिन में सूखता है, फिर सेकंड लेयर दूसरे दिन में सूखता है, तो इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाता है। और इतना ही समय सीखने में लगता है? इतना ही समय हमको सिखाने में भी लगेगा। जो आपके पास आते होंगे, जो भी सीखना चाहते होंगे, तो इतना समय वो मान के चलें कि इतना हाँ समय जो है 20 से 25 दिन या 1 महीने का जो समय है वो उनको लगने वाला है। इसके साथ में क्या खास तैयारी होना चाहिए जो आपसे सीखना चाहते हैं? उनको कौन से ऐसे गुण होते हैं जो होने चाहिए उनके अंदर? उनको बस में मेहंदी लगाना आना हो चाहिए, कोन पकड़ना आना चाहिए, तो हमको ज़्यादा मतलब उनको वक्त ख़राब करना नहीं पड़ेगा और फटाफट हम उनको सिखा सकते हैं। और जिसको कुछ भी नहीं आता है तो फिर उसमें टाइम लगता है। बिल्कुल। आप अपनी पेंटिंग के क्या एग्जीबिशंस भी लगाते हैं? मैम मैं सब जगह एग्जीबिशन लगाती हूँ। मैसूर है, भुवनेश्वर है, बेंगलोर है, मतलब देश बाई देश हर जगह जाती हूँ। और ये स्टार्ट मैंने अभी इसी साल से किया है। बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब मैंने सोचा दोबारा से काम स्टार्ट किया जाए। आप भी एक गृहिणी हैं और गृहिणी होने के साथ में आपका जो कला है, आप उसको इतनी खूबसूरती से निखार रही हैं, उतार रही हैं कैनवास पे और लोगों तक पहुंचा रही हैं। क्या घर वालों का सपोर्ट आपको लगातार बना रहा कि आप इस तरीके से काम मुझे करें? सपोर्ट किसी का नहीं रहा। बच्चों को संभालने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मैंने 18 साल शादी के हो गए तो अभी तक कुछ नहीं कर पाई थी। अब बच्चे बड़े हो गए, भैया लोगों का, मम्मी लोगों का सपोर्ट मिला मुझे, तो उसके बाद मैं ये काम चालू कर पाई हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है जब मैं किसी भी आर्टिस्ट को देखती हूँ कि जब उनके अंदर कला होती है लेकिन
किसी भी कारण से वो निकाल नहीं पाते हैं, निखार नहीं पाते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में होने के बावजूद लेकिन जब भी वो रीस्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि वो काबिल तारीफ़ होता है। और जिस तरीके से यहाँ पे ज्योति उमरे जी यहाँ पे अपनी पेंटिंग, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स दिखा रही हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट है ये सबके लिए कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वो हम कभी से भी शुरू कर सकते हैं। मैं और भी जानना चाहती हूँ इस पेंटिंग के बारे में। ये जो आप बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे चिड़िया मुझे नज़र आ रही हैं, आप एक कैसे एनालिसिस करते हो कि मुझे इस तरीके की पेंटिंग बनानी है, और डिमांड किस तरीके की पेंटिंग की आती है? मैम ये वास्तु शास्त्र के हिसाब से वर्क है हमारा। अच्छा, पूरा वर्क हम अधिकतर वास्तु शास्त्र के हिसाब से ही बनाते हैं। तो ये ट्री ऑफ लाइफ है मैम, ये चीज़ दर्शाता कि मतलब पशु पक्षी इतने अच्छे से बैठे हैं तो हमको भी इस तरीके से रहना चाहिए आपस में। तो इसकी डिमांड बहुत रहती है मैम, तो हमको ऑर्डर मिलते जाते हैं, हम लोग करते जाते हैं मैम। जैसा डिज़ाइन आ जाता है तो डिज़ाइन में ये चीज़ तो नहीं रहता है, पर हम अपने तरीके से उसको डेवलप करते हैं, फिर उस तरीके से इसको बनाते हैं। बिल्कुल। पेशेंस इन पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए बहुत होना चाहिए। हाँ। अगर पेशेंस नहीं है तो मुझे लगता है कि आप बीच में छोड़ दोगे उसको। अगर आपसे जो लोग हैं आपसे इन पेंटिंग्स को लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आपसे संपर्क करते हैं, कैसे अब जुड़ते मैम हैं? हम लोग एग्जीबिशन में रहते हैं तो कार्ड वगैरह लेके जाते हैं, फिर उनको लगता है हमको लेना चाहिए तो ऑर्डर भी हम लोगों को देते हैं, तो हम लोग ऑर्डर बेस पे भी वर्क करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं बात करती हूँ किसी भी कला की तो मुझे लगता है कि कभी से भी शुरू कर सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ज्योति जी से जानना चाहती हूँ कि आपकी ये जो कला है आप आगे लोगों तक कैसे पहुँचाओगे, मतलब आगे तक कैसे बढ़ाना चाहोगे, क्या उसकी प्लानिंग है? अब हम ऐसे ही वर्क करते रहेंगे और ये कला आगे बढ़ती रहेगी। और छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कोशिश ये कर रही हूँ जो छोटे से बच्चे फ्री रहते हैं, टाइमिंग रहता है उनके पास, तो हम उनको ये कला सिखाना चाहेंगे। भैया का भी हमारा ये कहना है कि हम जब ये वर्क छोड़ देंगे, हमारे ये बस का नहीं रहेगा, एज ज़्यादा हो जाएगी, तो हम गरीब बच्चों को सिखाएंगे, तो ये हम अपनी कला को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास ज्ञान है या कला है हाँ मैम। तो अगर हम उसको रख लेते हैं तो वो आगे अगर नहीं बढ़ता है तो वो खत्म हो जाता जी है। मैम। तो उसको ख़त्म ना करने के लिए मुझे लगता है हमें लोगों को सिखाते रहना बिल्कुल चाहिए, मैम। ताकि वो जो चीज़ है उसका जो महत्व है वो आगे तक सदियों तक चलता जी रहे। इसकी अगर मैं कॉस्टिंग की बात करती हूँ तो लगभग क्या कॉस्टिंग आती है बनने में? मैम हमारी ये 20 से मतलब ये 500 से स्टार्ट होता है, और साइज वाइज साइज के हिसाब से रेट बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत बस। है, काफ़ी समय आप एक पेंटिंग को दे रहे हैं। तो अगर कॉस्टिंग की अगर हम अनुमान निकालते हैं तो 500 से शुरुआत करते हैं, और जी। इसका मैक्सिमम रेट कहाँ तक, आपने कहाँ तक इसको निकाला? मैम हमारा 1 लाख तक भी गया है, 1.5 लाख का भी गया है। और ये सब आपने एग्जीबिशंस में ही किए जी। हैं? जी। अगर लोग आपसे ऑनलाइन जुड़ के भी सीखना चाहें तो क्या ये भी पॉसिबल होता है? मैम अभी तो स्टार्ट नहीं किया है, पर हम लोग का प्लान, भैया का ये प्लान है कि हाँ ये हम सब करेंगे, अब सबको सिखाना भी चाहेंगे, ऑनलाइन भी चलाएंगे। अभी तक कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपसे सीख चुके हैं? अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वही स्टूडेंट्स को सिखाया भी है भैया ने, और वही स्टूडेंट्स वर्कर भी बन गए हैं उनके, तो उनसे जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे वर्कर छोड़ के भी जा चुके हैं, तो वो अलग भी करना चाह रहे हैं उनसे, तो ऐसा भी है मैम। अच्छा, जो बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, पेंटिंग कर रहे होते हैं या किसी भी कला में होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों ठहर जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं, क्यों अपनी कला को इतना निखार नहीं पाते हैं? मैम जो अच्छा आर्टिस्ट होता है तो उसके मन के अंदर प्लानिंग आते ही रहते हैं, और जो हम किसी से सीखते हैं तो हम बस सिर्फ उतना ही रह जाते हैं कि हमने बस उतना सीखा है तो हमको उतना ही करना है, तो उनके मन के अंदर प्लानिंग नहीं आती है। और भैया तो हमारे इतने अच्छे हैं कि उनके तो बात ही अलग है मैम। अगर मैं उन युवाओं की बात करती हूँ जो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं या किसी भी आर्ट में होते हैं, शुरुआत तो करते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कहीं वो अटक जाते हैं या उतना उनका नहीं रिस्पांस मिल रहा होता है, तो वो बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं या बैक कर लेते हैं, तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस करना चाहते हैं? मैं क्या उनको ये ध्यान एडवाइस रखना देना चाहिए? चाहूँगी कि जो आपकी कला है उसको आप वहाँ स्टॉप नहीं करें, उसको बढ़ाएं। जैसे हमारे भैया ने बढ़ाया, बस वो खुद आगे नहीं आए, इस चीज़ का हमको दुख रहता है कि हम लोगों को तो वो मैम बढ़ा रहे हैं पर खुद आगे नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि उनको आगे लाया जाए, सबके सामने उनको खड़ा किया जाए कि मेन जो आर्टिस्ट है वो छिपे हुए बैठे हुए हैं। लेकिन जो युवा हैं, जो एक हो सकता है आपकी इस पेंटिंग को देख के काफ़ी लोग मोटिवेट हो जाएं और सोचें कि हमें इस पेंटिंग को अपने आर्ट में लेकर आना है, सम्मिलित करना है, शुरू भी कर देंगे, लेकिन हो सकता है एक टाइम के बाद उसे रोक दें, तो क्या इसके लिए क्या आप एडवाइस करना चाहते हैं कि जब लोग रुक जाते हैं? मैम ज़्यादा कर नहीं पाते हैं तो वो रुक जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे लगातार प्रयास करना, सीखना,
यही एक सबसे बड़ा यहाँ पे अहम रूल होता है अगर आपको अपने आर्ट को आगे लेके जाना है, खुद को आगे लेके जाना है। जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण के तौर पे हमारे बीच में ज्योति उमरे जी हैं, बहुत अच्छी उनकी जो चित्रकारी है हमारे बीच में पेश कर रही हैं, दिखा रही हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो देश में नाम रोशन कर रही हैं हमारे भोपाल का भी, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर है। उसके लिए सबसे ज़्यादा तो मैं आपको शुभकामनाएं के साथ साथ धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल में, अभी भी आपके एग्जीबिशंस चल रहे हैं, उसके बाद भी आप यहाँ हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, आज का जो हमारा विषय था जिस पे हमने चर्चा की बहुत खास रहा, क्योंकि अगर हम उस जीवन की बात करते हैं जो रिटायरमेंट की बात है तो वो बहुत खास रहा। इसी के साथ में हमने आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाया जो कि खुद से उन्होंने अपने गुरु घर में ही ढूंढ लिए और वहीं से उन्होंने अपनी चित्रकारिता का शुरुआत किया। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो एक नई पेंटिंग को इजाद किया और आगे लेके जा रही हैं वो बहुत नाम रोशन करेंगी। इसी के साथ में नमस्कार एमपी में हम लगातार आपको नए नए विषय के साथ में जोड़ते हैं, अवगत कराते हैं नई नई चीज़ों के साथ में। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए विषय पर चर्चा करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।